व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज हम जिन क्वेश्चंस का संग्रह लेकर आए हैं वो विभिन्न बाजारों की कीमत निर्धारण टॉपिक से है। और ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए टीजीटी का जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट होता है वो, या पीजीटी इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। आज का जो ये क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि फ्रेंच अर्थशास्त्री कूर्नो का मॉडल किस प्रकार के बाजार से संबंधित है? अल्पाधिकार से, द्वैधिकार से, एकाधिकार से, या क्रयाधिकार से? देखिए, जो कूर्नो का मॉडल है वो द्वैधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है। कूर्नो ने बताया है कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता की पूर्ति को स्थिर मान लेता है। यानी कूर्नो का मॉडल जो है द्वैधिकार से संबंधित है, और वो इस बार पर जोर देता है कि जो भी बेच विक्रेता है, यानी कि जो भी सेलर है, बेचने वाला है, वो जो उसका प्रतिद्वंदी, जिसे राइवल कहते हैं, उस विक्रेता की पूर्ति को स्थिर मान लेता है। इसके बाद हमारा जो है दूसरा है क्वेश्चन कि रिकार्डो के अनुसार वस्तु का कीमत निर्धारण में केवल मांग पक्ष आवश्यक है, केवल पूर्ति पक्ष आवश्यक है, मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष दोनों ही आवश्यक है, ना मांग पक्ष आवश्यक है और ना ही पूर्ति पक्ष। वस्तु का कीमत निर्धारण यानी बाजार में कोई भी चीज किस कीमत पर बिकेगी, वो कीमत कैसे निर्धारित होती है, उसके बारे में बात की जा रही है। जो वस्तु का कीमत निर्धारण है, नॉर्मली वो उस बिंदु पर होता है जहां पर उसकी मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाए। ये वाला कर्व जो होता है ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, और ये वाला जो कर्व है ये सप्लाई कर्व है। तो ये जो पॉइंट होता है, यहीं पर वस्तु की जो कीमत होती है नॉर्मली वो निर्धारित होती है। यहाँ पर ये कीमत होगी वस्तु की, और ये ओ क्यू जो है उसका इतना उत्पादन वो उस कीमत पर बेच पाएगा। लेकिन ये जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के उसके अकॉर्डिंग ये नियम है। लेकिन जो रिकार्डो है उन्होंने बताया है कि मात्र जो पूर्ति पक्ष है, यानी जो ऑप्शन 2 है इसमें, यही सही आंसर है कि रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ति पक्ष ही केवल किसी वस्तु की कीमत में महत्व रखता है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो श्रम लागत है वही कीमत निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाती है। यानी रिकॉर्डो ने बताया है कि जो श्रम लागत है, यानी लेबर जो कॉस्ट है, जो लेबर कॉस्ट है वो ही आपका जो है किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारण में जो है वो आवश्यक भूमिका निभाती है। और वस्तु की कीमत निर्धारण में केवल सक्रिय पूर्ति पक्ष ही रहता है, और मांग पक्ष का इसमें खास महत्व नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला है कि जेवंस और वालरस आदि अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारण में मांग पक्ष आवश्यक है, पूर्ति पक्ष आवश्यक है, मांग और पूर्ति पक्ष दोनों ही आवश्यक है, ना मांग पक्ष आवश्यक है और ना ही पूर्ति पक्ष। तो देखिए, जब बात आती है जेवंस की और वालरस की, तो इन दोनों ने जो है डिमांड को जरूरी बताया है किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारण के लिए। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो वो सही आंसर है। और ध्यान रखना है कि अगर सवाल रिकॉर्डो से रिलेटेड आए कि रिकॉर्डो ने किसी वस्तु की कीमत निर्धारण में किसको जरूरी माना है, तो पूर्ति पक्ष को माना है, उसमें भी उसने श्रम लागत को महत्व दिया है। और जहां तक जेवंस और वालरस आदि अर्थशास्त्रियों का सवाल है, तो इन्होंने किसी भी पक्ष का जो डिमांड होता है, जो मांग पक्ष होता है, उसी को कीमत निर्धारण के लिए जरूरी माना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा कथन सत्य है? यानी जो 4 वक्तव्य लिख रहे हैं इसमें कौन सी बात सही है? पहले लिखा है इन्होंने, बाजार कीमत सामान्य कीमत के चारों ओर चक्कर लगाती है, या फिर सामान्य कीमत बाजार कीमत के चारों ओर चक्कर लगाती है, या फिर बाजार कीमत और सामान्य कीमत हमेशा बराबर होती हैं, या उपयुक्त तीनों ही गलत हैं। तो देखिए, जो सही आंसर है वो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा। बाजार कीमत एक अल्पकालीन कीमत होती है, जबकि सामान्य कीमत एक दीर्घकालीन कीमत होती है। सामान्य मूल्य सामान्यतः लागत मूल्यों के बराबर होता है। जो सामान्य मूल्य है, यानी जिसको सामान्य कीमत लिख रहे हैं, ये देखा गया है कि लागत मूल्य यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसकी बराबर होता है, और ये स्थिर प्रवृत्ति का होता है। लेकिन बाजार मूल्य जो है वो निरंतर घटता बढ़ता रहता है।
इसीलिए ये अल्पकाल से संबंधित कहलाता है। ये एक दिन में कई बार भी घट और बढ़ जाता है, और जबकि सामान्य कीमत जो है वो कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड है, इसलिए जो है वो स्थिरता उसमें पाई जाती है, वो एक रहता है। उस इन दोनों बातों के बावजूद भी जो बाजार मूल्य होता है उसकी प्रवृत्ति सामान्य मूल्य के ज्यादा निकट जाने की रहती है। यानी किसी वस्तु की कीमत बाजार मूल्य अगर किसी टाइम में, मान लीजिए सेब है, सेब नहीं कह सकते हैं, मान लीजिए गेहूं है, 1,000 रुपए प्रति क्विंटल इसकी बाजार कीमत आज की डेट में है, लेकिन जो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से इसका मूल्य तय हुआ है, मतलब इसमें कॉस्ट आ जाए और सामान्य लाभ आ जाए, यानी जो उगाने वाला है उस वो अगर कहीं और काम करता तो उसकी जो मजदूरी मिलती जो उसने छोड़ी है उसको भी इसकी कीमत में शामिल कर लिया जाए, तो ये 900 रुपये प्रति क्विंटल है। तो हालांकि बाजार कीमत किसी समय पर गेहूं की 1,000 रुपये प्रति क्विंटल हो सकती है, लेकिन ये घट कर निरंतर इस 9 के पास आने की प्रवृत्ति रखती है। इसलिए कहा जाता है कि बाजार कीमत सामान्य कीमत के चारों ओर चक्कर लगाती है, और यही ऑप्शन सही है, ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विकुंचन मांग वक्र का प्रयोग निम्न में से किसके विश्लेषण के लिए किया जाता है? इसको किंकित मांग वक्र भी कहते हैं, नेट डिमांड भी कहते हैं। तो उसमें ऑप्शन दे रखते हैं कीमत दृढ़ता, संतुलन कीमत, नेतृत्व कीमत या समूह कीमत। तो देखिए, विकुचित जो मांग वक्र है ये पॉल सुइजी ने ये परिकल्पना दी थी, और ये कीमत दृढ़ता से संबंधित है, यानी प्राइस रिजिडिटी से संबंधित है। ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, और ये अल्प अधिकार से संबंधित है। अगला है कि एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच शून्य होने का क्या कारण है? तो बाजार में प्रतियोगी वस्तुओं की उपलब्धता, बाजार में निकट स्थानापन्न की उपलब्धता का अभाव, या वस्तु के निकट स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, या बाजार में पूरक वस्तुओं की उपलब्धता। इसका जो आंसर है वो तो है ऑप्शन बी। ये इसका सही आंसर है कि एकाधिकार में जो आड़ी लोच है उसके शून्य होने का कारण है कि वस्तुओं के निकट स्थानापन्न की उपलब्धता का अभाव। यानी जो एकाधिकार होता है उसमें प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर एक होता है, वही वस्तु में बना रहा होता है। और जो स्थानापन्न है, स्थानापन्न वस्तु का मतलब होता है कि किसी वस्तु के स्थान पर जो दूसरी वस्तु आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो पहली वस्तु की स्थानापन्न होगी। स्थानापन्न वस्तु कब उपलब्ध होगी? जब बाजार में एक से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स हों, एक से ज्यादा विक्रेता हों, एक से ज्यादा उत्पादक हों। लेकिन क्योंकि एक अधिकार में उत्पादक ही एक होता है, तो यहाँ पर निकट स्थानापन्न उपलब्ध होना संभव ही नहीं है, इसलिए मांग की आड़ी लोच शून्य होती है। साथ ही जो मांग की आड़ी लोच है, अगर हम उसे परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि मांग की आड़ी लोच किसी अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण किसी दूसरी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को मापती है। जैसे कि मान लीजिए एक वस्तु आप चाय ले सकते हैं, टी है, और दूसरी आप ले सकते हैं कॉफी। तो जब हम आड़ी लोच की बात करेंगे तो क्या है कि यदि मान लीजिए चाय की कीमत में कोई भी परिवर्तन आता है, तो जो चाय की कीमत में परिवर्तन है, इस परिवर्तन से कॉफी की मांग पर क्या परिवर्तन पड़ेगा? मान लीजिए चाय आपकी 500 रुपए पर केजी बिक रही है, और अचानक से इसकी कीमत बढ़कर हो जाए 2,000 पर केजी, जबकि कॉफी आपकी बिक रही है 1,000 रुपए पर केजी। तो लोग क्या करेंगे कि इसे 500 पर तो वो चाय पी रहे थे, लेकिन जैसे ही इसकी कीमत हाइक होगी और ये 2,000 पर पहुंचेगी, तो लोग चाय का उपभोग बंद कर कर कॉफी का उपभोग शुरू शुरू कर देंगे। ये कहलाती है मांग की आड़ी लोच। अब जब एक अधिकार में उत्पादक ही एक होता है, तो दूसरा प्रोड्यूसर है ही नहीं, तो स्थानापन्न वस्तु कौन मतलब उपलब्ध कराएगा? तो यही कारण है कि वहां पर मांग की आड़ी लोच जो है वो शून्य रहती है। इसलिए वस्तु के निकट स्थानापन्न की उपलब्धता का अभाव, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। इसके बाद अगला है
कि एकाधिकार में आयताकार अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वक्र होता है। AR वक्र, MR वक्र, AC वक्र या MC वक्र। देखिए जो AR है, AR का मतलब होता है एवरेज रिवेन्यू। AR का मतलब है एवरेज रिवेन्यू और इसको हिंदी में आप कहते हैं औसत आगम। औसत आगम। और AR जो है वो कीमत के बराबर होता है। दूसरा आपका है MR। MR जो होता है ये होता है मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि आपका सीमांत आगम। AC मीन्स होता है एवरेज कॉस्ट, औसत लागत। और जो MC होता है इसका मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि सीमांत लागत। तो क्वेश्चन ये है कि एक अधिकार में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा कर्व होता है? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, AR कर्व। यानी एवरेज रिवेन्यू जो कर्व होता है एक अधिकार में, उसका जो स्लोप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सबसे अधिक सत्यता के निकट है? इसमें पहला है कि एकाधिकारी वस्तु की कीमत को नियंत्रित कर सकता है। यानी जो मोनोपोली है उसमें जो प्रोड्यूसर है वो किसी भी वस्तु की कीमत को नियंत्रित कर सकता है, यानी अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकता है। दूसरी इन्होंने बात कही है कि एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति को नियंत्रित कर सकता है, यानी जो सप्लाई होती है बाजार में वो एक अधिकारी अपने हिसाब से कम या बढ़ती कर सकता है। तीसरी कह रहे हैं कि एक अधिकारी वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति दोनों को नियंत्रित कर सकता है। या तो वो वस्तु की कीमत भी अपने हिसाब से निर्धारित कर दे और कितना माल उसे बेचना है उस कीमत पर वो ये भी तय कर ले, दोनों काम एक साथ कर ले। और चौथा है कि एक अधिकारी वस्तु की पूर्ति अथवा वस्तु की कीमत नियंत्रित कर सकता है। पूछा है सबसे अधिक सत्यता के कौन सा निकट है? तो देखिए जो एक अधिकारी होता है वो वस्तु की कीमत भी नियंत्रित कर सकता है, वो वस्तु की पूर्ति को भी नियंत्रित कर सकता है, लेकिन एक समय में दोनों को एक साथ नहीं कर सकता। यानी कि वो वस्तु की कितनी सप्लाई मान लीजिए उसे बेचनी है, कितने यूनिट्स बेचने हैं, उसके हिसाब से वो मान लीजिए 10,000 यूनिट किसी चीज को वो बेचना चाहता है, तो वो वस्तु की कीमत को घटा सकता है उस हिसाब से। लेकिन अगर वो वस्तु की कीमत निर्धारित कर दे कि 1 यूनिट मुझे 1,000 का बेचना है या 2,000 का बेचना है, तो फिर वो सप्लाई को नियंत्रित नहीं कर सकता। वो नहीं तय कर सकता कि उस कीमत पर लोग कितना सामान खरीद लेंगे। इसलिए वो दोनों को कर सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक को। तो जो सबसे सही सत्यता के निकट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है अथवा। या तो वो वस्तु की पूर्ति को निर्धारित कर लेगा या वस्तु की कीमत को, एक समय में एक करेगा, लेकिन कर वो दोनों को सकता है। और सी इसलिए गलत है कि वो एक साथ नहीं कर सकता। बी इसलिए गलत है कि केवल पूर्ति नहीं वो कीमत भी निर्धारित कर सकता है। और ए इसलिए गलत है कि कीमत के अलावा भी वो पूर्ति निर्धारित कर सकता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए सबसे सटीक आंसर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन 9। एकाधिकार में मांग वक्र की लोच इकाई से अधिक होने की दशा में जो सीमांत आगम इकाई से अधिक एवं घनात्मक होती है, सीमांत आगम इकाई से अधिक किंतु ऋणात्मक होती है, सीमांत आगम शून्य होती है, या उपयुक्त सभी दशा में संभव है। पूछा क्या है कि एक अधिकार क्या जो मांग वक्र की लोच इकाई की लोच है वो अधिक होगी, तो जो सीमांत आगम है यानी कि आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसको किस तरह इफेक्ट करेगी? तो इसका जो आपका आंसर है वो ऑप्शन ए सही है। सीमांत आगम इकाई से अधिक होगी और घनात्मक होगी। जब एक अधिकार में मांग वक्र की लोच इकाई से अधिक होती है उस वक्त पर जो आपका सीमांत आगम है वो भी इकाई से अधिक होती है और घनात्मक होती है। इसके बाद अगला है दीर्घकाल के लिए कौन सा कथन सत्य है? देखिए काल जो होते हैं 4 तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। अल्पकाल, अति अल्पकाल, अति दीर्घकाल और अति दीर्घकाल। तो इसमें दीर्घकाल वाला जो आपका टाइम पीरियड होता है उसको लिया गया, पूछा गया इसके संबंध में कौन सी चीज सही लिखी हुई है। तो इसमें है एकाधिकार में वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक हो जाती है दीर्घकाल में, एकाधिकार में वस्तु की कीमत सीमांत लागत से कम हो जाती है, एक अधिकार में वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर हो जाती है। उपयुक्त तीनों स्थितियां संभव हैं। तो सही ऑप्शन जो है इसका वो है ए,
इसमें एकाधिकार की अगर बात की जाए तो वस्तु की जो सीमांत लागत है वो वस्तु की कीमत से जो है कम रहती है, यानी वस्तु की कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, क्योंकि एकाधिकार में एक ही पूर्ति पर भिन्न भिन्न कीमतें हो सकती हैं, इसलिए जो वस्तु की कीमत है वो सीमांत लागत से अधिक हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रोफेसर लर्नर के अनुसार एक अधिकारी शक्ति की कोटि, अच्छा क्वेश्चन सही से टाइप नहीं हो पाया है यहाँ पर, जो प्रोफेसर लर्नर की है उसकी एक अधिकारी शक्ति की माप के बारे में है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो एक अधिकारी शक्ति की कोटि प्रोफेसर लर्नर ने बताई है वो होती है आपकी AR माइनस MC अपॉन AR। यहाँ पर जो AR है वो P के बराबर होती है, यानी जो एवरेज रेवेन्यू है वो कीमत के बराबर होती है, इसलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं P माइनस MC अपॉन P, यानी और AR जो है वो एवरेज रेवेन्यू है, MC जो है वो मार्जिनल कॉस्ट है, और जो आपका AR है ये एवरेज रेवेन्यू है। लेकिन क्योंकि एवरेज रेवेन्यू आपका प्राइस यानी कीमत के बराबर होता है, इसलिए आप AR की जगह आपको कई बुक्स में P भी लिखा भी मिल सकता है। तो P माइनस MC अपॉन P ये होती है प्रोफेसर लर्नर के अनुसार एक अधिकारी शक्ति की कोटि माप, यह शक्ति की कोटि। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि एकाधिकार नियमन के लिए लगाया गया लमसम टैक्स एकाधिकार के लिए स्थिर लागत होता है या फिर परिवर्तनशील लागत होता है, या फिर स्थिर लागत और परिवर्तनशील दोनों हो सकते हैं, या उपयुक्त सभी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है, देखिए जो कोई भी आपका टैक्स हो वो सरकार लगाती है, और सरकार द्वारा लगाया गया टैक्स किसी भी वस्तु का जो मार्केट प्राइस होता है उसमें शामिल होता है, तो वो उसकी स्थिर लागतों में शामिल होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सरकार कोई भी टैक्स लगा रही है और 8 दिन बाद उसको घटा बढ़ा दे, या जो भी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है उस टैक्स की कीमत उससे कम या बढ़ती कर दे। वो नियत टैक्स होता है और वो उसकी कीमत में शामिल होता है, इसलिए जो स्थिर लागत में किसी भी मैन्युफैक्चरर के लमसम टैक्स को हम शामिल करते हैं। इसके बाद अगला है कि द्विपक्षीय एकाधिकार के लिए कौन सा कथन सत्य है। कीमत निर्धारणीय एवं उत्पादन अनिर्धारणीय होता है। कीमत अनिर्धारणीय यानी जिसे निर्धारित न किया जा सके, और उत्पादन निर्धारण योग्य होता है। कीमत और उत्पादन दोनों निर्धारण योग्य होते हैं। और फिर है कि कीमत और उत्पादन दोनों अनिर्धारणीय होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका है वो इसका आंसर है कि कीमत और उत्पादन दोनों अनिर्धारणीय होते हैं। द्विपक्षीय एक अधिकार की बात की जा रही है, और एक पक्षीय जो एक अधिकार है उसमें आपका ये होता है कि मैन्युफैक्चरर एक होता है, खरीदने वाले बहुत होते हैं, तो उसमें दोनों में से कोई भी कीमत या उत्पादन में एक से एक चीज एक तरह निर्धारित हो जाती है। लेकिन द्विपक्षीय जो है इसमें एक अधिकारी है कि जब बेचने वाला भी एक है और खरीदने वाला भी एक है, तो ऐसी स्थिति में कीमत और ना ही उत्पादन निर्धारित किए जा सकते हैं। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि अल्पाधिकार की अनिवार्य शर्त क्या है। अल्पाधिकार एक ऐसी बाजार की स्थिति होती है जहां पर जो आपके बहुत थोड़े उत्पादक होते हैं किसी भी चीज की, तो यहाँ पर उसकी जो शर्तें हैं उनको पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट इन सब में से है वो पहला है कि फर्मों की संख्या सीमित होती है। ये जो है अल्पाधिकार की विशेषता है और उसके लिए अनिवार्य शर्त है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला है कि किस मॉडल में विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की मूल्य लागत को स्थिर मानता है। यानी जो प्रतिद्वंदी कहते हैं राइवल को, जो आपका कंपटीशन हो जिससे, और विक्रेता कहते हैं किसी भी चीज को बेचने वाले में, जो बेचता है, जो उत्पादक है, जो मैन्युफैक्चरर है। और कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें कोई भी विक्रेता जो उसका प्रतिद्वंदी है उसके मूल्य लागत को स्थिर मान लेता है। तो ये जो एडवर्ड्स मॉडल है इसका सही आंसर है। इसमें एडवर्ड्स ने जो भी अपने मॉडल प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने बताया कि जो विक्रेता है, जो सेलर है, वो अपने राइवल की मूल्य लागत को स्थिर मानता है।
इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें हमारे जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दें। क्वेश्चन है कि कीमत विभेद संभव है एक अधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता में, एक अधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों में, या एक अधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों में से किसी में भी जो है संभव नहीं है। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।